Hello friends, welcome back to Sanjay Agarwal Maths classes. So we had finished vectors in first 20 episodes and started three-dimensional coordinate geometry of class 12 Maths, and we will be now numbering them from beginning as episode number 1, 2, 3 and so on. There will again be around 20 episodes in three-dimensional coordinate geometry. First few episodes, maybe 3 or 4, will be dedicated to theory of coordinate geometry. So last episode you saw was episode 1. If you did not see it, obviously you will go back and see episode number 1 so that there is some continuation in episode number 2. So this is episode number 2, three-dimensional coordinate geometry theory continued from episode number 1. So we start the class now. So what we did in the previous episode number 1, let me recap it quickly for you. We studied the concept of coordinates x, y and z, how they will behave when they lie on x-axis, y-axis, z-axis, in xy plane and yz plane and zx plane, and what are the various octants, and then what is the distance formula. Using that distance formula we developed 3 more formulas which I said you can easily forget. I have also forgotten them. Distance of the point from x-axis, distance of the point from y-axis and distance of the point from z-axis. Now the next 3 formulas, which again I will say you can also forget and I can also forget, is the distance of the point from the various coordinate planes. So let's make 3 more formulas to forget. So point is x, y, z, and I want to find the distance of this point from x, y plane. So as I told you, when you find the distance of the point from the plane, it automatically means the perpendicular distance. So you will drop a perpendicular from the point on xy plane. So when you drop a perpendicular from the point on xy plane, x and y आपके सेम रहेंगे ये वाले, और z कोऑर्डिनेट आपका 0 देगा, क्योंकि xy प्लेन का एक इनहेरेंट कैरेक्टर है कि उसके अंदर जितने भी इनफिनाइट पॉइंट्स हैं उनका z कोऑर्डिनेट बाय डिफॉल्ट सबका 0 होता है. x एंड y वही रहेंगे जो इस नंबर में, अगर ये 2, 3, 4 है तो यहाँ होगा 2, 3, 0. अब आप लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला. तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस एक्स आएगा, ये हो गया x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई होल स्क्वायर, ये भी चला गया आपका और आ गया z माइनस 0 होल स्क्वायर. तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 टर्म्स हो गई, z स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका z ही आएगा. और डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता है. तो डिस्टेंस लेंथ की जो लाइन का जो लेंथ होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा. अगर ये आपका 2, 3 और -5 है तो आपको ये डिस्टेंस 5 ही लिखना है, -5 नहीं लिखना है. तो ये आ गया. तो अब इस फॉर्मूले को क्यों हम याद करेंगे, भूल जाएंगे. अब तीनों में एक एक कोऑर्डिनेट आएगा. xy प्लेन में z आएगा, yz प्लेन में x आएगा और zx प्लेन में y आएगा. तो या तो हम उनको याद करें, या जब अगर कोई 1 मार्क का, क्योंकि इसमें 1 मार्क से ज़्यादा का क्वेश्चन बनेगा नहीं, या किसी के बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा हो, हम उसी वक्त उसको डिराइव कर लेंगे ना. जैसे ये पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट से आए x, y, z, और अब पहले मैंने लिया था xy प्लेन, अब मैं लिखता हूँ yz प्लेन. अब yz प्लेन पे जब मैं यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप सोचिए. x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y और z वही होंगे जो ये वाले नंबर. अब आप जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये x माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये खाली आपका x आ जाएगा. ऐसे pb आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर. आप चाहें तो ना इसमें एक मॉड भी लगा सकते हैं टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट पुट ए नेगेटिव आंसर. ओके, लेकिन इतना तो आपको याद रहेगा कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एनीवेयर विल नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंसेस आर नेवर नेगेटिव. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्या बना था x माइनस 0 y माइनस, मैंने क्या लिख दिया जल्दी में. सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल y माइनस y होल स्क्वायर, आई एम सो सॉरी, एंड z माइनस z होल स्क्वायर. तो ये दोनों तो चले गए, यहाँ बच गया x स्क्वायर. आप इसको भी आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ x. ओके, नाउ इसको मिटा दिया जाए यहाँ. अब हमारा तीसरा फॉर्मूला है, वो तो मेरा बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन चलिए बना लेते हैं. p x y z, और कौन सा बना तीसरा, कोऑर्डिनेट प्लेन्स y z है तो अब बना zx प्लेन.
एक्स वाई प्लेन हो गया था, अब बचा आखिरी में जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स प्लेन की जगह एक्स जेड प्लेन बोलने में और लिखने में मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सी, अब जब परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक्स और जेड जिंदा रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि एक्स जेड प्लेन में हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये क्या होगा, पी सी डिस्टेंस फॉर्मूले से एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये बन जाएगा मॉड ऑफ, so that your answer remains positive. Okay, so अब आपके पास 7 फॉर्मूलेस हो गए। मेन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला था, फिर से बोल देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। फिर इस फॉर्मूले को लगा के हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y, z फ्रॉम ओरिजिन बनाया था, जिसका फॉर्मूला बना था रूट ऑफ x2 + y2 + z2। इसी फॉर्मूले से हमने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट निकाला था फ्रॉम x एक्सिस, तो मेरे को याद नहीं है, उसी वक्त डिराइव करेंगे। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम z एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन जो रब हो गया है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन जो आपके सामने है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम xz प्लेन। तो टोटल एक मेन फॉर्मूला हो गया, 3 3 6 7 8 फॉर्मूलेज आपके ये बन गए। तो फॉर्मूला एक ही है डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे 7 फॉर्मूलेज और बन गए। उनमें से एक भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ तो आप नहीं पूछ सकते ना कि यहाँ से जब परपेंडिकुलर गिराएंगे वाई जेड प्लेन पे, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1 4 और 5 और इससे आप वाई जेड प्लेन पे पॉइंट गिराएंगे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 4 और 5। ओके, तो इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ पे ना कुछ, ये कौन सा प्लेन है आपका, x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ये आपका हो गया 0 4 और 5। ओके, तो -1 ये 0 हो जाएगा। तो अब इसका डिस्टेंस क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, -1 - 0 होल स्क्वायर, दैट विल बी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, उसका स्क्वायर रूट हम 1 लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते वक्त मॉड आएगा, लेकिन जब हम नंबर में करेंगे तो मॉड अपने आप आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम नंबर से करें, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम नंबर से करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये बन गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट whose coordinates are -1 4, 5 from yz plane. So when you drop a perpendicular on yz plane, x coordinate will remain, x coordinate will become 0 क्योंकि yz plane में हर पॉइंट का x coordinate 0 होता है। y और z रिटेन होंगे, तो ये y है तो 4 रहेगा, ये 5 है तो ये 5 रहेगा। तो yz प्लेन में बाकी दोनों पॉइंट्स आपके सेम रहेंगे। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो व्हाट विल बी pb, स्क्वायर रूट ऑफ -1 - 0 होल स्क्वायर, बोलो, -1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 होल स्क्वायर। इज इट ओके? सो ये मैंने एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया yz प्लेन में। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ जाएगा और ये आपका 1 यूनिट आंसर आ गया। इज इट ओके? अब एक ऐसी बात करते हैं जिसका अभी इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, बट यू शुड नो इट। सो आई विल जस्ट क्लीन द ब्लैक बोर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डू ए जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25? कुछ बच्चे बोलेंगे +5, कुछ बच्चे बोलेंगे +-5। ओके, अब ये वाला आंसर रॉन्ग है, ये वाला आंसर करेक्ट। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज नेवर नेगेटिव। तो बहुत बच्चे बचपन से यही सीखते आ रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज +-5। नहीं, ये +-5 कब आता है, जब आप कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे x² = 25। ओके, अब इसके दो आंसर्स हैं, +5 एंड -5। कैसे आंसर वेरीफाई करेंगे, x की जगह 5 डाल दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, LHS = RHS, x की जगह -5 डाल दीजिए, -5 का स्क्वायर भी 25। तो हमें ओरली पता है कि इसके दो आंसर्स हैं, +5 एंड -5। तो जब हम इसमें स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें दो लिखने पड़ेंगे इसके आंसर, क्योंकि वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया। और ऐसे जब स्क्वायर रूट लेंगे
तो इसी वक्त यहाँ पे आपको प्लस माइनस डालना है. So when solving equations, you happen to take square root of both the signs. Do not forget to put plus minus on one side. फिर से सुनिए. While solving equations, if you happen to take square root of both the sides, do not forget to put plus minus on any one side. अब ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1. अब टेक्निकली कई बच्चे यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, वो पहले ऐसे ही लिखेंगे और फिर इसको x लिखेंगे और फिर इसको प्लस माइनस 5 लिखेंगे. आंसर तो आपका करेक्ट है, लेकिन ये इसके बाद नहीं आएगा, वो इस स्टेज पे प्लस माइनस आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो प्लस माइनस 5 नहीं होता है. स्क्वायर रूट ऑफ 25 सिर्फ 5 होता है. तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे उस स्टेज पे प्लस माइनस आएगा, लेकिन अगर लास्ट स्टेज पे भी लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता. लेकिन इससे ये पता लगता है कि यस, आपको ये बात क्लियर नहीं थी, आप अभी तक यही विश्वास करते आ रहे थे जो आप लोअर क्लासेस से आज तक करते आ रहे हैं. आई होप कि आज के बाद आप ये बात याद रखिए. आप इसी कंटिन्यूएशन एक फॉर्मूला पढ़ेगा, व्हाट इज रूट ऑफ x. ओके, अब इसके 3 आंसर्स देंगे बच्चे, 2 ही देंगे, या तो x देंगे या तो प्लस माइनस x देंगे. तो ये आंसर भी रॉन्ग है आपका, ये तो आपको पता लग गया रॉन्ग है. अब सरप्राइजिंगली ये आंसर भी रॉन्ग है, ये आंसर भी रॉन्ग है. तो दोनों आंसर्स रॉन्ग है. तो अब इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, ये क्या हुआ सर. तो फिर करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर सुन लीजिए आप क्या है. रूट ऑफ x स्क्वायर का करेक्ट आंसर है मॉड ऑफ x. कैसे, इसको वेरीफाई करते हैं. चलिए x की जगह -5 डालते हैं, इसमें x की जगह, तो यहाँ आएगा -5 का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा -5. तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है. अभी हमने बताया स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉसिबल. जब आप यहाँ -5 लिखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 आएगा. लेकिन अब जब x की जगह आप रिप्लेस करेंगे, यहाँ -5 लिखेंगे क्योंकि x की वैल्यू -5 आपने मानी है, तो आप यहाँ पे भी -5 लिखेंगे, यहाँ पे भी -5 लिखेंगे. फिर ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या बन गया आपका -5. तो गलत हो गया ना. आप इसमें डालिए -5 यहाँ डालिए, -5 यहाँ डालिए. व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ -5? +5. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ -5? 25. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? 5. तो 5 = 5 हो गया. तो देखा जाए तो हर इसमें भी मॉड आना चाहिए. तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं हर नंबर पे मॉड आना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही रहेगा. मॉड 5 भी 5 होता है, 5 भी 5 होता है. लेकिन जब अननोन है तो लगाना चाहिए. जब मैं आपको याद है फॉर्मूला अभी पिछले ब्लैक बुक को रब करने से देखा था, तो जब रूट ऑफ x स्क्वायर आएगा तो मैंने उसको मॉड x लिखा था ना, वो यही है. तो याद करिए, ये आपने 12th क्लास में आप आ गए हैं, लेकिन 9th 10th 11th और 12th में भी आज तक शायद आपके सामने ये कॉन्सेप्ट नहीं आया. तो अभी भी बहुत सारे बच्चे यही सोचते होंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज +-5. तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज नॉट +-5, इट इज ओनली +5. और उसी कंटिन्यूएशन में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज नाइदर +-x नॉर x, इट इज मॉड x. तो ये बहुत ही एक फाइनल पॉइंट है. इससे आई एम श्योर यू आर नॉट लाइकली टू लूज एनी मार्क्स एनीवे. So I love this off. So this is a general concept. You can enjoy discussing with your friends when you go to your school. You can ask your friends, अच्छा बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है. देखिएगा आपके सारे दोस्त +-10 बोलेंगे. 10 शायद ही कोई बोलेगा, और ये तो कोई नहीं बोलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको. अगर अभी किसी से पूछ लें, 2004 में लिमिट्स क्लास 12 के सिलेबस में था, जो अब खाली 11th में, उसमें लिमिट्स को सॉल्व करते हुए एक स्टेज आई थी रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग थी. तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा. रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को कुछ बच्चे तो साइन थीटा लिखेंगे, मैक्सिमम बच्चों ने साइन थीटा लिखा और उससे आपका आंसर गलत हो गया. तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा होगा मॉड ऑफ साइन थीटा. वो क्वेश्चन के अंदर मॉड और नहीं मॉड होने से टोटली आंसर फर्क होगा. मॉड नहीं हटा रहे, मॉड नहीं लगाते थे तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी, और मॉड लगाते थे तो आंसर आता था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और ये 2004 में आउटसाइड दिल्ली जो पूरे इंडिया के लिए बोर्ड का पेपर बनता है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था. तो आज भी अगर कहीं से आपको कोई किताब मिलती है 2004 का ऑल इंडिया CBSE बोर्ड का पेपर देखेंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और सारे बच्चों का ये आंसर डेफिनेटली गलत होगा. ये पॉइंट तो कभी कोई किसी की नजरों के सामने ही नहीं आता. सो वी rest this point here and continue with our coordinate geometry. So next topic,
सो पहला टॉपिक मेनली आपका था डेडिकेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा डेडिकेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। ये भी एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था, 10th में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था और 12th में आपने वेक्टर्स में भी किया। सो लेट्स डेवलप दिस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। और इसमें भी दो होंगे, एक इंटरनल डिवीजन के लिए होगा और एक एक्सटर्नल डिवीजन के लिए होगा। फिर मैंने चौक में होल्डर लगा लिया है, इससे थोड़ा सा तो आवाज खटखट की ज्यादा आती है लेकिन हाथों में चौक कम लगता है। सो सेक्शन फॉर्मूला है इंटरनल डिवीजन की। अब आपके पास ये लाइन सेगमेंट है, फाइनाइट लेंथ है, ये ए है, इधर बी है। इसको मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे करा। आप इधर आप ए के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, x1, y1 एंड z1, बीच में कॉमा डाल दीजिए। इधर बी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए x2, y2 एंड z2। ये एक अननोन पॉइंट है P, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसको लिख लीजिए x, y, z which divides AB in the ratio of n:2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसका रेशियो लिखेंगे प्लीज याद रखिए AP:PB मत लिखिए, गलत नहीं है। AP:PB is m/n, ये रेशियो आपको दिया। There is nothing wrong in it, but make it a habit. And when I say, I mean it. आगे जाके आपको फायदा होगा। आप AP मत लिखिए, ये जो पॉइंट P है ना, इसको आप पहले लिखिए, PA:PB। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या फर्क पड़ रहा है, अभी आपको 3-4 मिनट के अंदर ही फर्क नजर आएगा। आदत बना लीजिए कि जब आप रेशियो लिखेंगे इसको पहले लिखेंगे इस अल्फाबेट को। PA:PB आपको दिया गया है n:n। आपको A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है। अगर ये वेक्टर्स होता तो एक ही फॉर्मूला होता, आपको याद है? इसका पोजीशन वेक्टर था OP पे और वो बनेगा n टाइम्स OB व्हिच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ B प्लस n टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ A डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो वेक्टर में तो बहुत ही फर्क था, सिर्फ एक फॉर्मूला था। यहाँ आपके 3 फॉर्मूलेस बनेंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए अलग, y कोऑर्डिनेट के लिए अलग और z कोऑर्डिनेट के लिए अलग। तो अब x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आपके सामने ये देखिए, x के लिए आप वही करेंगे ऐसे, लेफ्ट इनटू राइट। सो m इनटू x2, ये तरीका है याद करने का, प्लस m इनटू x1। लिखने की अभी आप कोशिश मत करिए, आप सिर्फ इस समय समझिए और बाद में आप वीडियो को दोबारा देख के अपनी थ्योरी कॉपी को कंप्लीट करिए। हम एक साथ एक काम करेंगे तो वो ज़्यादा आपको एब्जॉर्ब होगा, आपके दिमाग में घुसेगा। नहीं तो अभी आप दोनों चीज़ों में कष्ट में रहेंगे कि मैं समझूं या मैं लिखूं। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, पहले समझ लेते हैं और फिर लिखते हैं। अब y कोऑर्डिनेट का भी एक फॉर्मूला बनेगा, अब सेम स्टाइल पे बनेगा, लेफ्ट इनटू राइट। लेकिन अब y कोऑर्डिनेट में आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट के साथ प्ले करेंगे, n/2 प्लस n/1 अपॉन, और ये बन गया आपका z कोऑर्डिनेट का सेम साइड से, mz2 प्लस nz1 अपॉन n प्लस n। तो आपके ये 3 फॉर्मूलेस बन गए फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल रेशियो। इज इट ओके फॉर यू? इसी फॉर्मूले की करोलरी बन जाएगी मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बन गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर P, मैं अभी थोड़ा सामने से हटता हूँ, 1 मिनट में जरा इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है, so do you know what will be the ratio? Obviously 1:1। तो 1 प्लस 1 नीचे 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 टाइम्स x2 दैट इज x2 प्लस 1 टाइम x1 दैट इज x1। तो ऊपर क्या आएगा? x2 प्लस x1 और नीचे आएगा 2। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला, ऐसे ही देखिए, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। तो ये आपके बन गए मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको डेफिनेटली याद रखना है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल भी शुबा नहीं है कि आपको इसको याद करने में कोई दिक्कत होगी। अभी आपने वेक्टर्स में ये फॉर्मूला यूज किया, बस फर्क क्या था, एक के आपके 3 बन गए। और मिड पॉइंट फॉर्मूले को याद करें इंग्लिश में, आप इसको ऐसे याद करिए, एवरेज ऑफ द कॉर्नर्स। कैसे याद करेंगे? एवरेज ऑफ द कॉर्नर्स। तो ये 2 अल्फाबेट्स है ना, जब 2 को ऐड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो एवरेज निकालते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो दिस विल बी एवरेज ऑफ द कॉर्नर्स, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस
Z2/2, तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला बन गया। अब इसी को आप आगे बढ़ाते हुए एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहले मैं आपको एक वर्किंग रूल दूंगा, फिर मैं आपको एक एक्चुअल डायग्राम दूंगा। अगर मैं एक्चुअल डायग्राम बना के आपको फॉर्मूला दूंगा, आप डेफिनेटली एग्जाम में गलत करेंगे। तो देखिए अब इसको हम यहाँ करते हैं। आप अगली वीडियो में इसको दोबारा से रीप्ले करके, इसको पॉज करके आप अपनी थ्योरी कॉपी में लिखेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट फॉर्मूला। इसी के अंदर मैं थोड़ा थोड़ा मिटा के करता हूँ। इंटरनल रेशियो की बजाय ये बन जाएगा एक्सटर्नल रेशियो। दिस डायग्राम इज रॉन्ग। इंटरनल रेशियो के लिए डायग्राम करेक्ट था, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए डायग्राम गलत है, लेकिन मैं जानबूझ के गलत डायग्राम बनाऊंगा। ओके, यही डायग्राम बनाऊंगा। याद रखूंगा कि ये एक्सटर्नल रेशियो है, तो चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में एक्सटर्नल लिख देते हैं, जिससे कि हमें याद रहेगा। और पता है फॉर्मूला सेम, सब कुछ सेम रहेगा। ये जो प्लस है बीच में, ये माइनस हो जाएगा, तो इट इज इजी टू रिमेम्बर। ओके, और मिड पॉइंट फॉर्मूले को हम रब कर देते हैं, इसका रोल अभी खत्म हो गया। ओके, अब इसमें जो रेशियो है ना, ये लाइन आपकी AP/PB, ये लाइन आपकी गलत हो गई। अभी मैं दिखाता हूँ एक्चुअल डायग्राम। So what you see on the blackboard is a wrong diagram giving you a correct formula. So you have two options. You make a correct diagram and write a wrong formula and get 0 marks. You make a wrong diagram, write the correct formula and get full marks. So obviously you know what is the choice. So we make a wrong diagram. जो internal division का diagram है वही हम बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला करेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लिखना आसान है। देखिए, यूज योर फिंगर, लेफ्ट इनटू राइट, फिर बीच में माइनस, राइट इनटू लेफ्ट, और नीचे m माइनस n। y कोऑर्डिनेट के लिए फिर से लेफ्ट इनटू राइट माइनस राइट इनटू लेफ्ट। z कोऑर्डिनेट के लिए फिर से m z2 फिर एक माइनस n z। तो डायग्राम गलत, फॉर्मूला करेक्ट, मार्क्स पूरे। अब करेक्ट डायग्राम भी देख लें जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, एग्जाम में नहीं बनाएंगे। तो रेशियो क्या होता है एक्सटर्नल रेशियो में? एक्सटर्नल रेशियो में p डज नॉट लाई ऑन e। सुनिए बड़े ध्यान से, इंटरनल रेशियो में p AB के अंदर कहीं लाई करेगा। एक्सटर्नल रेशियो में p लाइज ऑन द लाइन एक्सटेंडेड पासिंग थ्रू A and B, आइदर बिफोर A और आफ्टर B। तो देखिए ये डायग्राम बनेगा। सपोज मेरे को ऐसा मैं रेशियो देता हूँ, या इसको मैं बीच में डाल देता हूँ, ये A, ये B, इसके कोऑर्डिनेट से x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट थे x2, y2 एंड z। ओके, और आपको रेशियो कैसे लिखना है? p पहले लिखना है, अब आप उसको एप्लीकेट करेंगे। सपोज मैं आपको देता हूँ PA:PB:3, PA:PB:3। तो आप देखिए डायग्राम में आपका PA यहाँ आएगा। अब क्योंकि एक्सटर्नल रेशियो में P अंदर नहीं आता, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अब देखिए PA ये वाला पोर्शन है और PB ये पूरा पोर्शन है, तो यहाँ से आप इसको लेंगे और ये पूरी लाइन को लेंगे ऐसे। तो सपोज आप यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 3 लिख देते हैं। देखिए ये डायग्राम है आपका, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अननोन होंगे, x, y, z। तो PA/PB is 2/3। अगर आप इंटरनल की याद रखेंगे ना लिखने की, सुन लो, अगर आप P आप पहले बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गया। ये देखिए लुक एट माय फिंगर है, PA एक्सटेंडेड पोर्शन टू PB एक्सटेंडेड पोर्शन इंक्लूडिंग द गिवन लाइन सेगमेंट। देखो फिर से PA is to PB, और अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो फिर आपका मन ऐसे करेगा PA is to AB, फिर आप ऐसे बोल देंगे PA is to AB। तो अगर आप P अल्फाबेट पहले बोलेंगे तो वो इंटरनल का डायग्राम हो या एक्सटर्नल का डायग्राम हो, आपका गलत नहीं जाएगा। तो इंटरनल में भी आप PA PB होगा, एक्सटर्नल में भी PA PB होगा, एक्सटर्नल में ये नहीं होगा PA is to AB। वो इंटरनल में होता था A divides PB इंटरनली, तो आप लिख सकते थे PA is to AB। तो अगर ये इंटरनल रेशियो हो तो पता मैं कैसे बोलूंगा रेशियो? मैं बोलूंगा AP is to AB। तो यहाँ पे आप इसलिए आप P पहले बोलेंगे, तो इसलिए ये अगर आप ये आदत डाल लेते हैं तो आप कभी गलत नहीं होंगे। लेकिन फिर से ये थ्योरेटिकल बात रह गई, क्योंकि ये डायग्राम तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट करेंगे तो कितनी मुश्किल होगी। इसको M मान लो, इसको M मान लो। अब बताओ कैसे करूँ मैं? लेफ्ट राइट में तो मेरी फिंगर यहाँ चली गई। तो अब देख लीजिए करेक्ट डायग्राम। और आप बताओ अगर ये 3:2 होता, 3:2 ऊपर वाला नंबर बड़ा होता तो ये यहाँ आता, PA होता 3, PB होता 2। तो डिपेंडिंग अपॉन न्यूमरेटर बड़ा है या
डिनोमिनेटर बड़ा है, P will come before A और P will come after B, so it doesn't make a difference to me वो P के A से पहले आएगा या B के बाद में आएगा, मेरे को तो ये डायग्राम बनाना ही नहीं है एग्जाम में। तो मेरे लिए तो इंटरनल रेशियो हो या एक्सटर्नल रेशियो हो, मेरे लिए डायग्राम एक ही है। ये देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये B x2 y2 z2, ये A x1 y1 z1, ये अननोन P x y z और ये मेरा रेशियो और ये मेरा फॉर्मूला। ओके, सो मेरे को तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि इंटरनल रेशियो में आंसर अंदर प्लस आएगा, एक्सटर्नल रेशियो में अंदर माइनस आएगा, और मिड पॉइंट फॉर्मूला इंग्लिश में याद रखूंगा, एवरेज ऑफ द कॉर्नर्स, एवरेज ऑफ द कॉर्नर्स, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, वेक्टर्स की थ्योरी में जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ उसके बाद आप समझते हैं, वीडियो को दोबारा देखेंगे, फिर अपनी थ्योरी कॉपी में उसको लिखेंगे, क्या आपकी थ्योरी 100% क्लियर होगी? नहीं होगी। जब आप सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, आप मान के चलिए कि 50% भी अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही है, यू शुड बी हैप्पी। द मोमेंट आई स्टार्ट डूइंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दोस थ्योरी, जैसे ही 5-6 न्यूमेरिकल्स फिनिश होंगे, टचिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी, आपको थ्योरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट राउंड में थ्योरी आप सोचिए कि 100% आपको एकदम समझ में आ गई, ऐसा होता नहीं है। थोड़ा न्यूमेरिकल करते हैं तो वो फाइनल पॉइंट्स आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग नोट्स वी शुड गो थ्रू द थ्योरी फर्स्ट, so that we can apply it later and understand it again much better than in the first try। अब अननोन रेशियो की बात करते हैं। कभी कभी क्या होगा, ये तीनों पॉइंट्स दिए जाएंगे, जैसे फॉर फाइंडिंग अननोन रेशियो टेक रेशियो एज k/1। आप m/n नहीं लेंगे, रेशियो क्या लेंगे? k/1। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये आपको आपके तीनों पॉइंट्स दिए जाएंगे, a, b और p भी आपको दिया जाएगा। ये हम मान लेते हैं x1 y1 z1, ये मान लेते हैं x2 y2 z2, इसको मान लेते हैं a b and c, और आपसे ये पूछा जाएगा इन व्हाट रेशियो p डिवाइड्स a। Your answer could be an internal ratio, your answer could be an external ratio, you do not know, लेकिन डायग्राम आपका यही बनेगा। अब इसके ऊपर अननोन रेशियो आप n/n भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? k/1। अब आपके तीन फॉर्मूले बनेंगे, एक तो a का बनेगा। आपकी बात ना, मैंने यहाँ x y z नहीं लिखा क्योंकि हमारा माइंड ट्यून्ड है x y z को वेरिएबल्स मानने के लिए। जब हम खुद निकालते हैं तो हमारा माइंड ट्यून्ड है। अब x y z में ये नंबर भी मेरे को दिए जाएंगे, तो इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ x y z नहीं लिखा, जिससे कि मेरे मन में ये ना आने लगे कि अरे ये तो अननोन है, मेरे को निकालना है, मेरे को k निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 नंबर्स आपके सामने होंगे। इन व्हाट रेशियो p डिवाइड्स ab, लेट p डिवाइड ab इन द रेशियो ऑफ k/1। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, a कितना होगा? लेफ्ट इनटू राइट, k टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम x1, तो मैं उसको डायरेक्टली x1 लिख देता हूँ अपॉन k+1, ठीक है। अब b y के लिए क्या होगा? वही k टाइम y2 लेफ्ट इनटू राइट, k टाइम y2 प्लस 1 टाइम y1 अपॉन k+1। फिर c कोऑर्डिनेट क्या होगा? लेफ्ट इनटू राइट, k टाइम z2 प्लस 1 टाइम z1 अपॉन k+1। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक। ये सारे नंबर्स आपके पास हैं, मेरे फिंगर को देखिए, a आपके पास है, x2 आपके पास है, x1 आपके पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k की कोई वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू, यहाँ से भी k की कोई वैल्यू आएगी और यहाँ से भी k की कोई वैल्यू। अगर ये तीनों वैल्यूज k की सेम है, देन ओनली p डिवाइड्स ab इन सम रेशियो। अगर इन दोनों में से k की वैल्यू अलग हो गई या कोई तीनों में से k की वैल्यू अलग हो गई, तो पता है आपका आंसर क्या होगा? p does not divide ab in any ratio, in fact p does not lie on e। तो in fact
दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रूव 3 पॉइंट्स कोलिनियर। तो उस टॉपिक पे भी हम आएंगे। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला भी है और हमारे पास सेक्शन फार्मूला भी है। तो सेक्शन फार्मूला ये होगा कि लेट अस अज्यूम, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, लेट अस अज्यूम A, P, B आर कोलिनियर पॉइंट्स। लेट P डिवाइड AB इन अननोन रेशियो k/1। आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स होंगे। ये 3 फॉर्मूलेस लिखेंगे, तीनों से k की वैल्यू आएगी। फिर आप लिखेंगे P डिवाइड्स AB in the ratio of k/1, hence the points are collinear। लेकिन अगर k की वैल्यू अलग आ गई, कोई तीनों में से 2 अलग हो गई या तीनों अलग अलग हो गई, तो आप लिखेंगे P does not divide AB in any ratio, hence A, P, B are not collinear points। Is it okay? So this is how we are going to find the unknown ratio। अब इसमें फर्दर एक बात करते हैं, अगर k की वैल्यू 2/3 आए, एक रैंडमली मैं नंबर ले रहा हूं, तो आपका इन्फ्रेंस पता क्या होगा? आंसर होगा रेशियो 2:3 इंटरनल। ओके, और अगर k की वैल्यू आए -2/3, मैं इसको रब कर देता हूं, k की वैल्यू -2/3 आई, तो आपका पता है इन्फ्रेंस क्या होगा? रेशियो होगा 2:3 एक्सटर्नल। तो अगर k की वैल्यू प्लस होगी तो इंटरनल रेशियो होगा, k की वैल्यू माइनस होगी तो एक्सटर्नल रेशियो होगा। k की वैल्यू 1 हो गई तो रेशियो हो जाएगा 1:1। k की वैल्यू खाली 2 है, एक इंटीजर है, तो रेशियो हो जाएगा 2:1। अगर k की वैल्यू -2 है तो रेशियो हो जाएगा 2:1 एक्सटर्नल। और फ्रैक्शनल है 4/5, तो आंसर क्या होगा? 4:5 इंटरनली। -4/5 है तो आंसर क्या होगा? 4:5 एक्सटर्नल। सो दैट फिनिशेस योर सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला भी हो गया, हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी हो गया। अब हम फिर से पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। तुम कहोगे सर हमने तो वेक्टर्स में पढ़ लिया, drs एंड dc's एंड डायरेक्शन एंगल्स, वही कॉन्सेप्ट हम लाइंस पे लगाएंगे। बस फर्क क्या होगा, वेक्टर में एक डायरेक्शन थी, लाइन में एक डायरेक्शन नहीं होती है, तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 95% सेम है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। सो आई थिंक दिस वीडियो इज लॉन्ग इनफ, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स का मैं हर एपिसोड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि वेक्टर्स में कुछ एपिसोड 40 मिनट्स और 50 मिनट्स के भी हो गए थे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे क्लास के अंदर, तो उनकी उसमें बीच में वो रोका ही नहीं गया। तो अब एक टॉपिक हमारा फिनिश हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हमारा हो गया। सो ये एपिसोड नंबर 2 है ऑफ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 12 मैथ्स, एंड वी आर डूइंग द थ्योरी ऑफ 3-dimensional coordinate geometry। This is a very basic theory. We have still not started with straight lines, which is a major part of your 3D। तो but straight lines की थ्योरी हम कर नहीं सकते जब तक हम बेसिक थ्योरी से रूबरू ना हो जाएं। तो इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। हैव ए नाइस डे।